नागार्जुन को पढ़ते पढ़ते मैं अचरज और पुलक से कई बार भर जाता हूँ। कितना बड़ा कवि है वो। मतलब आप उसको कहीं से शुरू करें, अचानक पढ़ते पढ़ते आपको कबीर का औघड़पन याद आने लगेगा। कहीं दूसरी कविता अचानक आपको सुर की रंजकता की याद दिलाएगी। और आधुनिक हिंदी कविता तो जैसे मतलब हर जगह लगता है कि नागार्जुन उसका अतिक्रमण करते हैं। आप उनमें प्रसाद और पंत और निराला की अनुगूंजे सुन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो कविता बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ी थी उनकी, और उनको पढ़ते हुए लगा कि कितना बड़ा कवि है जो हमारे सामने है। कविता जानी पहचानी हम सब ने पढ़ी, मैं फिर उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको दोहरा रहा हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिल गणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आपको पता भी नहीं चलता कि नागार्जुन आपके व्यक्तित्व में एक उदात्त तत्व जोड़ देते हैं। उनको पढ़ते हुए लगता है जैसे आप भी उस बादल को घिरते हुए देख रहे हैं। आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। मैं जब बात कर रहा हूं तो अचानक मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई, क्योंकि मैं नागार्जुन को पढ़ रहा हूं। तो एक तो ये उदात्तता है, और ऐसी उनकी और भी कविताएं हैं। कालिदास तो सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया या तुम रोए थे, वो बड़ी प्यारी सी कविता है। उसको पढ़ते हुए समझ में आता है कि रचना के भीतर एक लेखक कैसे प्रवेश करता है, कैसे वो अपने लिए एक जीवन खोज लाता है। लेकिन नागार्जुन की खूबी यही नहीं है। नागार्जुन एक अन्य ढंग से हमारे बड़े विकट राजनीतिक कवि हैं। वो इतने विकट हैं कि अक्सर लोग उनको सिर्फ वामपंथी कवि कह के भूल जाते हैं, राजनीतिक कवि कह के भूल जाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि आप नागार्जुन को ठीक से पढ़ें तो उनमें पूरी सभ्यता का विमर्श दिखाई पड़ता है। अपने समय के मुद्दों को लेकर उनकी जो टिप्पणियां हैं, अपने समय के व्यक्तित्वों को लेकर जो उन्होंने लिखा है। उनकी एक कविता जो मुझे याद आती है, शासन की बंदूक, इमरजेंसी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी गई, लेकिन गज़ल की तरह जो ये कविता लिखी गई है शासन की बंदूक, उसका कोई जवाब है। वो लिखते हैं, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा बूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। लेकिन इसके बाद जो उनकी आखिरी पंक्ति है, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोयलिया कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ये जो चीज़ है नागार्जुन को बहुत बड़ा बनाती है। जब वो राजनीति की बात करते, मुझे अचानक बात करते करते ख्याल आ रहा है, नेहरू को दी हुई उनकी श्रद्धांजलि वो कमाल की है। वैसी विकट और वैसी साहसिक श्रद्धांजलि हिंदी में दुर्लभ दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं, रह जाते तुम 10 साल और तन जाता भ्रम का जाल और यही नहीं, जब लाल बहादुर शास्त्री आते हैं तो वो शास्त्री को भी चेतावनी देते हैं, लाल बहादुर मत बनना तुम गाल बहादुर। और इंदिरा गांधी को लेकर उनकी कविता तो मशहूर है, क्या हुआ है आपको भूल गई हैं बाप को। लेकिन ये कविताएं राजनीतिक जो समय की ज़रूरतों से उपजी कविताएं हैं, इनका अपना मोल है। नागार्जुन बहुत ठसक से बहुत सारी बात कहते हैं, चाहे दक्षिण चाहे वाम, जनता को रोटी से काम। या उनके यहाँ ऐसी पंक्तियाँ बेमिसाल हैं जिनको आप लगातार अपने भीतर दोहराते रह सकते हैं, जो हमारे समय में अकाल को लेकर 3 दिनों तक चूल्हा चुरोया चक्की रही उदास, उनकी बड़ी अच्छी कविता है जो बार बार दोहराई गई है। मंत्र कविता उनकी, मंत्र को आप पढ़ते हैं बाकी बातें भूल जाते हैं। उसकी अपनी जो ध्वन्यात्मकता है और उस ध्वनि के भीतर निहित जो व्यंग्य है और उस व्यंग्य में जो भविष्यवाचकता है, ओम राज करेगा तुम्हारा पोता। अचानक हम पाते हैं कि वंशवादी राजनीति पे वो जितनी सहजता से उंगली रख देते हैं,
बड़ी से बड़ी कविता नहीं रख पाती है। आज की तारीख में हम कई पोतों नातियों को राजकर्ता देख रहे हैं। तो नागार्जुन के होने का मूल एक ये भी है, उनको कहीं से उठा लीजिए, लगता है कि वो चंदू मैंने सपना देखा, चंदू मैंने सपना देखा उछल रहे, मतलब लगता है कि बिल्कुल वो कविता है जो एक हमारे समय के, फिर मैं बार बार लगता है कि बात दोहराता रहूँगा, कि वो बिल्कुल हमारे मन को रख देते हैं। वो सभ्यता विमर्श के कवि हैं कायदे से। ये वाक्य अक्सर हम लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में कहा करते हैं कि वो सभ्यता समीक्षक थे। मुझे कई बार लगता है कि नागार्जुन की पूरी कविता सभ्यता समीक्षा करती है। वो बिल्कुल प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, शमशेर भी उनको पढ़ते हुए याद आते हैं, और उनको पढ़ते हुए आप मुक्तिबोध को भी याद कर सकते हैं। तरलता और जटिलता दोनों को वो एक साथ साधते हैं। उनको पढ़ते हुए उनके व्यंग्य की धार आपको कबीर की याद दिलाती है, उनके व्यक्तित्व का अवघड़पन। जैसे असल में एक बात और जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि कई बार आप पाते हैं कि कवि भी आपके समाज का व्यक्ति है, उससे भी बहुत अच्छी कविता निकलती है। लेकिन एक कवि ऐसा भी होता है जो समाज से बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल साधु, ऋषि, तपस्वी की तरह, किसी साधक की तरह बाहर से आपको देखता है। कई बार मुझे लगता है कि नागार्जुन इस समाज से बाहर खड़े, इस समाज के दायरों में न समाने को तैयार कवि हैं। उनको जो लोग बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि हिंदू, मतलब उनका अपना घर तो था, लेकिन देश भर में उनके कई घर थे। वो कहीं भी ठहर जाते थे, बिल्कुल बच्चों के उल्लास के साथ घर वालों से नाता जोड़ते हुए। वो संस्मरण हिंदी में भरे पड़े हैं कि कैसे नागार्जुन बिल्कुल घरों के बाबा हुआ करते थे, और वो चिकित्सा से लेके, खाना पकाने से लेके, कविता लिखने तक सारा काम एक सी सहजता, सजगता से करते थे। तो मैं जब भी उनको पढ़ता हूँ मैं पाता हूँ कि हिंदी में शायद इस समय, अगर मतलब आधुनिक हिंदी कविता की बात करें, उतना बड़ा कवि कोई दूसरा नहीं है।